हसरत इंसान को अंदर से ऐसे खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक हंसते मुस्कुराते इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। जिसकी आंखें हर पल खुशी से चमकती हो, वो हसरत की नज़र लगकर खून के आंसू रोने लगता है। मेरा नाम मलिका है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे पापा एक गरीब चौकीदार थे और माँ मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिया करती थी। दोनों मिलकर घर चलाया करते थे। मैं माँ बाबा की एक लौती औलाद थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जो एक बार मुझे देखता था वो तारीफ के बिना नहीं रहता था। जब किसी को पता चलता कि मैं एक चौकीदार और दर्जन की बेटी हूँ तो सब हैरान हो जाते थे। ये सब मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिला था। माँ हमेशा मेरी नज़र उतारती रहती थी क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लगा करती थी। पापा मुझ पर अपनी जान देने को तैयार थे। मैं बचपन से ही दोनों की लाडली थी और मैं जब जवान हो रही थी तो मेरी माँ को न जाने किस बात की परेशानी रहती थी। मेरी माँ और बाबा जिसमें कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी, अब हल्की फुल्की लड़ाई रहती थी। मैं हमेशा माँ से पूछती थी कि पापा किस बात पर बहस करते हैं, तो वो मुझे टाल देती थी और कहती कि हम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। लेकिन मुझे काफ़ी हैरत होती थी कि अब माँ आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी थी। मुझे माँ की बीमारी की वजह मालूम नहीं हो पा रही थी। जब मैं माँ से पूछती कि आपको क्या परेशानी है, तो माँ कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तेरे हाथ पीले करने की चाह है। मैं माँ की बात पर हैरान रह जाती थी क्योंकि मैं अभी 9वीं क्लास में थी। माँ के सीने से लगकर और फूट फूट कर रोने लगी और माँ मुझे हौसला देने लगी। एक रोज़ मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ ने दरवाज़ा ना खोला। मैं काफ़ी देर तक धूप में खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन माँ के दरवाज़ा ना खोलने पर अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं अपनी पड़ोसन के घर पर गई, उनसे कहा कि मुझे अपने घर पर जाना है, लेकिन माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मुझे छत से जाने की इजाज़त दे दो। पड़ोसन हमें काफ़ी टाइम से जानती थी, इसलिए कुछ भी किए बिना मुझे छत से जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं बहुत ही मुश्किल से छत को लांघती हुई अपनी छत पर गई और वहां से अपने घर पर चली गई। घर के अंदर जाते ही मैं माँ को ऊंची ऊंची आवाज़ देने लगी और उन्हें तलाश करते हुए उनके कमरे तक चली गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब मैंने माँ को ज़मीन पर गिरे हुए पाया, मैं चीखती हुई माँ को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरी जान तो जब निकल गई जब मैं माँ को मरा हुआ पाया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जो हर वक्त हंसती रहती थी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। माँ की मौत के बाद पापा भी उदास रहते थे। मेरे 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे, लेकिन पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि रिश्ते वालों को दहेज नहीं चाहिए था। ये रिश्ता इतना अचानक हुआ कि मैं एक मर्तबा तो घबरा ही गई थी कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा की जिद ने मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। मुझे रुखसत किया गया तो मेरे दिल में एक अजीब सा वहम था, न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, मेरा पति कैसा होगा। ये सब सोच मेरी जान लेने वाली थी। पति की शक्ल सुहागरात वाले दिन देखी तो दिल को आराम मिला। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन जो असल डर था कि न जाने मेरा पति आदत का कैसा होगा, क्योंकि वो उम्र में मुझसे दुगना बड़ा था। मेरे ससुराल में एक ननंद और एक सास और मौजूद थी। मेरे ससुर का देहांत चंद साल पहले हो गया था, मगर मेरी ननंद और मेरी सास का रवैया बहुत ही अजीब सा था। मेरी ननंद शादी के अगले रोज़ ही मुझसे कहने लगी कि मेरे भाई पर ज़्यादा डोरे मत डालना, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे आए दिन नई नई फरमाइश मत करना। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई कि अगर मैं अपने पति को ये नहीं बताऊंगी तो मैं किसको बताऊंगी। लेकिन मैं ननंद के सामने बिल्कुल खामोश रही। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मुझे अपने पति को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। वो मेरी सारी फरमाइश मेरे कहे बिना ही पूरी कर देता था। उसकी शादी को भी 2 ही साल हुए थे। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही वो अपने पति से लड़कर घर पर आ गई थी। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी, बात ही बात पर मुझे ताने देती थी। मैं अक्सर अपने पति से इस बात का जिक्र करती तो वो मेरी ननंद को डांट देते थे। मेरी ननंद मेरे खिलाफ अपने दिल में नफरत पैदा करती थी और उसकी जड़ें न जाने कहाँ कहाँ तक फैल गई थी। कुछ टाइम गुजरा था कि मेरी नंद को तलाक हो गई थी। अब वो हमारे घर में ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक परेशानी भी नहीं थी, बल्कि वो अपने पति की बुराई करने में लगी रहती। वो मेरे पति को हर बात पर यही सुनाती थी कि मेरा पति तुम्हारी तरह अपनी बीवी की जरूरत पूरी नहीं करता है, ना ही तुम्हारी तरह अपनी बीवी को सर पर चढ़ा कर रखता था। वहाँ जितनी मुश्किल मैंने वक्त काटा है, ये तुम्हारी बीवी क्या उठा लेती। तुम क्या जानोगे ये तुम दोनों पर वक्त कौन सा आया है।
मैं तो अपनी ननद की बातें सुनकर हैरान थी। वह खुद को मेरे साथ किस अंदाज़ में मुकाबला कर रही थी। लेकिन मेरे पति ने मेरे ननद को टोक दिया और कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा मासूम है, मैं उस पर किसी का सवाल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने पति को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। मैं इतनी छोटी उम्र की थी और खूबसूरत थी, जबकि मेरी ननद खूबसूरत नहीं थी। वह खुद को हर वक्त शीशे में देखती रहती, न जाने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से टोटके करती रहती थी। मुझे अपनी ननद पर अफसोस होता था, लेकिन मैं खामोश रहती थी। मेरी शादी को 1 साल गुजरा था कि मुझे ऊपर वाले ने औलाद दे दी थी। जिस रोज़ मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरी ननद बैर खाने लगी कि मेरा नसीब ही बुरे हैं, जो ऊपर वाले ने मुझे औलाद भी नहीं दी। और मेरे पति को कहने लगी कि तुम्हारी बीवी तो खुशनसीब है, इसको तो ऊपर वाले ने बिन मांगे सब कुछ दे दिया है, और एक मैं बदनसीब रह गई हूँ जिसको कभी कुछ नहीं मिला है। अब की बार मुझे ननद की बात बहुत ही बुरी लगी थी। मुझे अपनी ननद पर अफसोस होने लगा था। अब तो मैं और मेरा पति इकट्ठे बैठ जाते, तब हम दोनों को देखकर कहते कि ये सब मुझे जलाने के लिए ऐसा करते हैं। मेरी सास तो अब अपनी बेटी की बातों में आने लगी थी और उसकी बातें मानती रहती थी। घर का माहौल बिल्कुल एकदम खराब होने लगा था। बात ही बात पर घर पर झगड़ा होने लगा था। इस झगड़े के दौरान मैं और मेरा पति अपना खाना पीना अलग कर चुके थे, जिस बात को मेरी ननद को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। एक रोज़ मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब मैं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र एकदम सामने वाले दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से मेरी सास और मेरी ननद घर से बाहर जा रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। इससे पहले कि बहू ने रोटी और उनसे कुछ पूछती, वो दोनों बाहर जा चुके थे। मैं जानने की इच्छा के कारण सारी रात जागकर उनका इंतज़ार करने लगी थी। सुबह सवेरे के वक्त वो मेरे घर में दाखिल हुई और उनके हाथ में बहुत बड़ा शॉपर था। मेरी ननद उस शॉपर के साथ सीधा छत पर चली गई थी और जब वापस आई तो उसके हाथ खाली थे। मैं सब कुछ छुप कर देख रही थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और घर की सारी लाइट्स बंद थी। तभी मैं किसी को नज़र नहीं आ सकी। उसके बाद मेरी ननद और मेरी सास आपस में बातें करती हुई मेरी सास के कमरे पर गई, लेकिन हर तरफ अंधेरा होने की वजह उसके बाद मेरी ननद और मेरी सास आपस में बातें करती हुई मेरी सास के कमरे में चली गई। मैं ननद और सास के कमरे में जाते ही सीधा छत पर गई, लेकिन हर तरफ अंधेरा होने की वजह से मुझे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया था। मैं धीमे कदमों से नीचे चलती हुई पूरी छत पर चक्कर लगा रही थी कि अचानक कोई नरम मुलायम मेरे चीज में पैरों से टकराई। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन वह क्या चीज थी ये जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब तो उस चीज को देखने के लिए एक ही हल था कि सुबह का इंतजार किया जाए। मैं सारी रात की जागी हुई थी, इसलिए कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट कर सो गई थी। मेरे जिस टाइम आँख खुली उस टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं तो हैरान थी कि मैं इतनी देर कैसे सो गई थी, लेकिन एकदम ही दिमाग में कुछ धमाका सा हुआ और मुझे याद आया कि मैं रात को छत पर कुछ चीज़ देखने गई थी, लेकिन अंधेरी की वजह से वह मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कमरे से निकलने लगी थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब मैं अपने कमरे के दरवाजे पर गोश्त का एक बड़ा सा थैला देखा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि ये गोश्त का थैला किसने यहाँ पर रख दिया, और उस थैले में से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि वह ताज़ा गोश्त था। मैंने वह शॉपर उठाया और सास के पास ले गई और मैं जाकर कहा कि ये शॉपर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर किसने रखा है। तो मेरी सास शर्मिंदा से मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी नन ने रखा है ताकि तुम ताज़ा मांस खाकर सेहतमंद बन जाओ। लेकिन मेरे पति की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि मैं किसी भी सूरत से अपनी सास से खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं लूँगी। मैं अपनी सास को साफ आवाज़ में मना कर दी थी कि जब मेरा पति राज़ी हो जाएगा तब मैं आप लोगों की चीज़ें भी ले लिया करूँगी। मेरी सास का तो एकदम से रंग उड़ गया था। जब मैं उसके हाथ में थैला पकड़वाना चाहा तो डर से पीछे हट गई और कहने लगी, नहीं, इस थैले को मुझसे दूर रखो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि मेरी सास को अचानक से क्या हो गया है। आखिर वह एक मांस का थैला तो है, मगर ये तो ऐसे डर रही थी जैसे कि उस थैले में कोई खराब सी चीज़ रखी हो। आखिरकार वह थैला मैंने मेज़ पर रख दिया। मेरा पति उसी टाइम घर पर आया तो मैंने उन्हें बताया कि आज तुम्हारी बहन एक मांस का एक बड़ा सा थैला मेरे दरवाजे के आगे रखा था, लेकिन मैंने वापस कर दिया। मेरा पति बोला, तुम कुछ नहीं लेगी। गहरी सोच में चला गया। मैं अपनी ननद से बिल्कुल भी कलाम नहीं करती थी, लेकिन हर रात होते ही जब मेरी ननद रोज़ मांस का थैला मेरे कमरे के बाहर रख देती, अगली रोज़ जब मैं सास से पूछती तो वो यही कहती कि वो तुम्हारा ख्याल रखती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि मेरी ननद को जो मुझसे जलती थी अचानक से मेरा ख्याल कैसे आने लगा। मैं भी अपनी सोच में लगी हुई थी कि दोपहर के वक्त मेरा पति घर पर आया। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गई थी क्योंकि वह हमेशा शाम के वक्त ही घर पर आते थे। मैंने अपने पति का चेहरा देखा तो उनका चेहरा भी काफ़ी उदास था,
जब मैंने उनसे पूछा कि वो इस वक्त घर पर कैसे आ गए, तो कहने लगे कि मेरा सारा कारोबार डूब गया है और मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास वो नुकसान भरने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अपने पति की बातें सुनकर मेरी तो आंखें उबल पड़ी थी। वे क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वह रोज भी आ गया जब जिंदगी फाकों पर आ गई थी। कहा जब मैं अपने पति के साथ अच्छे अच्छे खाने खाने वाली थी और अब भूखी भी रहती थी। मेरा पति बहुत ज्यादा परेशान रहता था। वो अक्सर मेरे साथ झगड़ा भी कर लेता था, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे जितना सुकून दिया था मैं उसका साथ दूं। मेरी माँ के बाद मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन जब उन्हें मेरे बेटे होने की खबर मिली तो एक रोज़ अचानक मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आए और मैं एक नई सोच में घिर गई थी कि पापा को खाने के लिए क्या दूंगी। तभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे सुबह ही नंद ने एक मांस का थैला दिया था। अब पापा को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं था। मेरी सास और मेरी ननद अपने कमरे में सो रही थी। मैं दबे कदमों से किचन में गई और वही थैला उठाया और कमरे में आ गई और मैं वही गोश्त पकाकर पापा को दे दी। जान निकल गई जब मेरे पापा बुरी तरीके से खांसने लगे थे और मेरे पापा के मुंह से खून निकलने लगा था। मैं तो एकदम से घबरा गई थी। मैं जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी घर पर आ जाओ, मेरे पापा बीमार हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। जैसे ही मैं पापा को अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा के मुंह में बारीक कांटे आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह और गला जख्मी हो गया है। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी और मैंने अपने पति की तरफ देखा जो मेरी तरफ ही देख रहे थे और वे मुझसे पूछने लगे कि ये तुम्हें मांस कहाँ से मिला और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। पहले तो मैं खुद को नॉर्मल करने के लिए लंबे सांस लेने लगी थी। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूं। अगर सच बोलती तब भी मारी जाती, अगर झूठ बोलती तब भी मारी जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर सच बोलने का फैसला लिया और अपने पति को सच बताया कि ये वही मांस है जो मेरी ननद दरवाजे पर रख कर जाती थी। मेरे पास पापा को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वही मांस बना लिया और पापा को खिला दिया। लेकिन पहला निवाला खाते ही पापा जोर जोर से खांसने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा था। मेरा पति सोच में पड़ गया था। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या सोच रहे हो आप। कहने लगा कुछ नहीं, तुम अपने पापा के पास रुको, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। मेरे पापा अस्पताल में भर्ती थे। मैंने अपने पापा को गले का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर ने कहा कि अब ये यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त का काम था गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन मेरा पति अस्पताल वापस नहीं आया था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं अपने घर पर पता कर सकती कि मेरा पति घर पर पहुंच चुका है या नहीं। 1 से 2 और 2 से 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे पति ने ना आना था ना ही वह वापस आया। ऊपर वाला ही जानता है कि मेरा पति कहाँ पर चला गया था। मेरे पापा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उन्हें लेकर अपने ससुराल आ गई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरे कमरे में मेरे पति के ना तो कपड़े मौजूद थे ना वह खुद मौजूद था। अब तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे थे। मैं जल्दी से अपनी सास से पूछा कि मेरे पति कहाँ पर गए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं पता। दिन तो जैसे लगाकर होने लगे थे जब 6 महीने होने वाले थे, लेकिन मेरे पति का कुछ नहीं पता चल रहा था। इन 6 महीनों में मैं शहर की कोई सी पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ी थी जहां मैं अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न कराई हो, लेकिन पुलिस बात सुनते और कोई मेरी बात को अहमियत नहीं देते थे। दर दर भटकने के बाद भी जब मेरा पति घर वापस नहीं आया तो अब तक मैं हार मान चुकी थी। अपने बेटे के साथ सारा दिन गुजार देती थी। जिंदगी का 8 साल मैंने इसी तरीके से गुजार दिए थे, जिसमें मेरी नंद का रवैया बहुत ही अजीब सा रहता था। मैं बात ही बात पर मुझे एक ही बात कहती थी कि अब कैसा महसूस हो रहा है कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है, और यह सोचो अगर किसी रोज़ तुम्हारा बेटा भी तुमसे जुदा हो जाए तो तुम तन्हा रहकर क्या करोगी। लेकिन मैं खामोशी से उसकी बात सुनकर बर्दाश्त कर लेती थी। जिंदगी के 8 साल मैंने अपने पति के बिना गुजार दिए थे। मेरा बेटा बड़ा हो चुका था। एक रोज़ मैं अपने बेटे को खाना दे रही थी जब घर का दरवाज़ा खटकने लगा। मेरी सास बैठी दुपट्टे पर कढ़ाई कर रही थी और जब मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने और कोई नहीं, मेरा पति खड़ा था। मैं तो हैरान थी कि 8 साल बाद मेरा पति घर पर कैसे आ गया, लेकिन वह बिल्कुल ही अलग था। मैंने अपने पति से पूछा कि वो इतने टाइम कहाँ पर था, दूर क्यों रहा, तो कहने लगा कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा था ताकि मेरी बीवी को नीचा दिखाया जा सके। तभी मैं यहाँ से चला गया और अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। लेकिन मैं अपने पति से नाराज़ थी
क्योंकि इन्होंने मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं दी थी और मुझे सब कुछ छुपाकर मुझे तकलीफ में रखा। मेरे पति की माली हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन मैं इन 8 सालों में अपने घर चलाने के खातिर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दी थी। अभी भी मैं ऐसे ही कर रही, लेकिन मेरा पति मुझसे पैसे लेता और बाहर अपने दोस्तों यारों में उड़ा देता था। मेरे तो घर को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैं जब अपने पति को पैसे देने से इनकार करती तो मुझ पर गुस्सा होने लगता। वो इंसान जिसने कभी मुझ पर उफ तक नहीं किया था, अब वो मुझे गुस्से से डांट देता था। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। बात ही बात पर हम दोनों का झगड़ा हो जाता था। मेरी ननंद और मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मेरा बेटा बीमार रहने लगा था, लेकिन मेरे पति को उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रोज़ वो भी आया जब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया था। मेरा बेटा जो पिछले कई रोज़ से बुखार में पड़ा हुआ था, अब तो उसने हिम्मत ही हार दी थी। मैं उसे जैसे तैसे कर अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन वह तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से चला गया था। मैं जो हर वक्त बोलती रहती थी कि अब तो मेरी ज़ुबान पर जैसे ताला ही लग गया था। मेरा बेटा मुझसे दूर हो चुका था, मगर मेरे पति की आंखें अभी भी चमकती रहती थी। मेरा पति घर पर बहुत कम आता था और ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उसे तो ये भी परवाह नहीं थी कि उसकी बीवी दोबारा से अकेली हो गई है। वक्त का काम गुजरने का था और गुजर ही जाता है। वक्त के साथ साथ अगर जख्म भी ना भरे तो तब भी कोई ऐसी दवा मिल जाती है। एक रोज़ मेरा पति घर पर आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि क्या वजह है, तो कहने लगा कि ना जाने आज बहुत कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला हो, जैसे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपने पति की बात पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बेयकीनी से अपने पति की तरफ देखने लगी थी। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा था और मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। और जिस वक्त मैं घर से निकली थी उसी वक्त नंद मुझे ही देख रही थी। मैं अभी बाहर ही निकली थी कि कुछ ज़रूरी सामान कमरे में भूल गई। मैं वापस आई तो मेरे पति ने मुझे वापस जाने नहीं दिया और कहने लगा, घर पर बैठो, सामान मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। मेरा पति जिद करके बाहर चला गया और अभी आधा घंटा ही नहीं निकला था कि उसके नंबर से मुझे कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल उठाई मुझे लगा मैं दूसरा सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे जब किसी गैर इंसान ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे और पता बताकर उनकी लाश को ले जाने के लिए कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्या ये हकीकत है। मैं जैसे ही कमरे से निकली, सामने मेरी ननंद खड़ी मुझे देखकर एकदम चौंक गई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। अलबत्ता मैं रोते हुए ननंद और सास से कह रही थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। मेरी ननंद और सास एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगी। पति की मौत के बाद मैं बहुत ज़्यादा तन्हा रह गई थी। न जाने किसकी नज़र मेरी खुशियों को खा गई थी। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया था, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा था। मैं तन्हा हो गई थी। मैं अक्सर अपनी ननंद को कहती थी कि देखो, इसे बदकिस्मती नहीं कहते जिसको कभी कुछ मिला ही ना हो। बदकिस्मती तो उसे कहते हैं जो सब कुछ पाकर ही सब कुछ खाली हाथ रह जाए। मैं अपने पापा के घर चली गई थी, अपने ससुराल में रहकर करती थी। क्या मेरी सास हमेशा ताने देती रहती कि मेरा जवान बेटा खा गई। मेरी ननंद जली कटी बातें सुनाती रहती। तभी मैं वापस अपने पापा के घर आ गई थी। मेरे पापा तो वहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन वहाँ पर सब लोग मुझे जानते थे। मैं वहाँ पर बहुत सुकून से थी और मैं कई सालों से वहाँ पर मेहनत करती रही और माँ के सिलाई का काम संभाल रही थी। एक दिन मैं कपड़े सी रही थी, दरवाजे पर कोई आया। जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मुझे हैरानगी का झटका लगा, क्योंकि मैं सामने और कोई नहीं बल्कि मेरी सास और ननंद खड़ी थी, जिनकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे और वे अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरी सास ने बहुत मुश्किल से उसे थाम रखा था। मैंने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी तो मेरी ननंद एकदम से मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो गुनाह किया है तब तक मुझे माफ़ी नहीं दोगी, तब तक मुझे ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। ऊपर वाले ने तो मुझे दुनिया में ही सज़ा दे दी है, मुझे ऐसी बीमारी दे दी है जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने रात से उसकी तरफ देखा और वो मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम पर काला जादू करवाया था ताकि तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन सकूँ। मुझे तुम खुश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अपनी खुशियाँ तो मैं अपने हाथों से ख़राब कर चुकी थी, लेकिन तुम्हारी खुशियों पर मुझे जलने पर मजबूर कर देती थी और मैं तुमसे जलने लगी थी। और उस वक्त मेरे पति का कार एक्सीडेंट एक साजिश थी जो मेरे खिलाफ कर दी गई थी। मैं अपनी ननंद की बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। जब नन ने कहा कि उस रोज़ मैं तुम्हें मरवाना चाहती थी, जिस वक्त तुम घर से निकली थी, तो ननन ने कुछ आदमी को फ़ोन कर कर एक एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, लेकिन बदकिस्मती से नन ने मुझे वापस आता हुआ नहीं देखा था और मेरी जगह मेरा पति मर गया था।
मेरे बेटे पर भी मेरी ननद ने जादू करवाया था, क्योंकि मेरी ननद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी ननद ने खराब कर दिया था। वह जो हर रोज मेरे दरवाजे के सामने मांस का एक थैला रखती थी, वह काला जादू ही था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा घर उजड़ चुका था, मेरा पति, मेरा बेटा, सब कुछ मुझे छोड़कर जा चुके थे। अब उस नंद को माफ करने का भी कोई फायदा नहीं था। धन्यवाद दोस्तों।